हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ शर्मा और हाजिर हो चुका हूँ फिर से आप सभी के सामने एक और अगली वीडियो में। जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 विच इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पहले ही पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। पढ़ तो हम पहले से ही रहे हैं, एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो। आज हम अगली वीडियो पे आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो आज का टॉपिक है वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, आज हम जल्दी से पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लगभग 11 प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि 4 से 5 प्रिंसिपल कराऊं, क्योंकि एक वीडियो में मुश्किल है ये चीज करानी, तो मैं आपको इसके लिए 2 से 3 वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर कराऊंगा। राइट, अब जल्दी से बिना किसी देरी के सबसे पहला प्रिंसिपल देखते क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है आपका अकाउंटिंग या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना। अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कहा जाता है, कानून के अनुसार, कानून के मुताबिक आप और आपकी फर्म एक साथ नहीं हो सकती। एक साथ से मेरा मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं हूं या मेरी फर्म है, बात एक ही है। आप हो और ये आपकी फर्म है, यानी कि बिजनेस है, जहां जिस ऑफिस में आप जा रहे हो, ये आपका ऑफिस है और ये आप हो, ठीक है। तो आप दोनों बिल्कुल भी एक समान नहीं हो सकते, आप दोनों कानून की नजरों में बिल्कुल अलग अलग हो। अब ऐसा क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे मेरा मेन मतलब है कि आप अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन, आपने अपने लिए पर्सनल BMW खरीदी है, तो उस BMW की जो भी आपने अपने लिए खर्चा किया है उसके खर्चे आप अपने बिजनेस के अंदर नहीं शो कर सकते, क्योंकि भाई हम तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं ना, अपना थोड़ी दिखा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, जो भी हमने ट्रेडिंग करी है बिजनेस के अंदर रहकर, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो उससे क्या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। अगर हम उसमें अपने पर्सनल खर्चे डाल देंगे, अपनी पर्सनल कमाई डाल देंगे, तो उससे प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो अच्छा भला जब बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा भला जब बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपए, अच्छा भला बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 लाख रुपए। आप जाते हो और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, गर्लफ्रेंड को हैप्पी करने के लिए क्या करते हो, आप अपनी जेब से निकाल के 1.5 लाख रुपए iPhone 13 Pro Max, अब तो 14 आ गया यार, iPhone 14 Pro Max 1.5 लाख जितने का भी है वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाके दे देते हो। अब ये ट्रांजैक्शन अगर आप अपने बिजनेस के अंदर शो करोगे तो इससे क्या होगा, 1.5 लाख का है ना, तो 8.5 लाख रुपए रह जाएंगे आपको। मोटा मोटा प्रॉफिट 8.5 लाख रुपए होगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो आप ये दिखाओगे ना फोन खरीद लिया। अब मुझे ये बात बताओ, उस आईफोन से जो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है या जो आपने अपने बॉयफ्रेंड को दिया है, क्या उससे बिजनेस को कोई फर्क पड़ रहा है? क्या उससे बिजनेस पर कोई इंपैक्ट आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आ रहा है या नहीं? आप मुझे बस ये बता दो। अगर मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, तो मैंने अपनी जेब से निकाले, मैं बिजनेस की जेब से नहीं कह रहा, बिजनेस की जेब से निकालूंगा तो वो मैंने क्या कहा, वो ड्राइंग होती है, ठीक है। बिजनेस की जेब से पैसे निकाल के अगर मैं अपने खुद के खर्चे ले रहा हूँ तो ठीक है, खुद के एक्सपेंसेस कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी जेब से निकाल कर अगर मैं खुद के खर्चे निकाल रहा हूँ या किसी और को कुछ चीज गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उससे बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा यार, क्योंकि बिजनेस का तो पैसा थोड़ी ना लगा उस फोन में। तो ऐसी चीज अगर मैं बात करूं कि जिससे बिजनेस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, अगर उस ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि उससे जहां 10 लाख का प्रॉफिट आना होगा वहां आपका ज्यादा या कम हो सकता है। अगर मैंने कहा मेरे को 10,000 रुपए मिला कहीं से, मुझे कहीं से मिला 10,000 रुपए, बिजनेस को नहीं मुझे, तो वो अगर मैं अपने बिजनेस में दिखा दूंगा तो उससे तो मेरा 1 लाख 10 लाख 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी हुआ, बिजनेस का प्रॉफिट तो सिर्फ 10 लाख रुपए। अगर मैं अपना खुद का प्रॉफिट दिखाऊं कि मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को नहीं, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है बाहर, बिजनेस के बाहर, तो वो मैं दिखा सकता हूं, अदरवाइज नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। इस प्रिंसिपल के हिसाब से या फिर कानून के हिसाब से आपका जो बिजनेस है वो आपके ओनर से बिल्कुल अलग रहेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं हूं या मेरा बिजनेस है, बात एक ही है। कल को कुछ हो जाता है तो कल को कुछ हो जाता है नहीं, मेरा मतलब कोई प्रॉफिट या लॉस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भाई मैं क्या करूंगा, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बिगड़ गया ना, इसमें फिर गलती तो मेरी है ना, मैंने अपने खुद के पर्सनल ट्रांजैक्शंस उसमें क्यों रिकॉर्ड करे, और बिजनेस के ट्रांजैक्शन में अपने साथ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये भी एक कंडीशन है। मेरे ट्रांजैक्शन में अपनी जगह रिकॉर्ड करूंगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शन बिजनेस की जगह। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ ओनर। अब मैं जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, वो ये सोच के कर रहा हूं कि ये भाई बिजनेस का है, मतलब मैं ये सोच के कर रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। मतलब मैं ये एक टाइम पे मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि भाई मैं खुद एक बिजनेस हूँ, मैं खुद एक बिजनेस हूँ। अगर बिजनेस के पास पैसा आया है, बिजनेस में पैसा आया है, तो क्या ट्रांजैक्शन होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, क्या चीज डेबिट होगी, मैं ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूंगा। ओनर के ट्रांजैक्शन कभी मैं बिजनेस में नहीं घुसाऊंगा, ठीक है।
देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब अगर मान लो किसी ओनर ने कैपिटल लगाई है, किसी ओनर ने कैपिटल लगाई है, तो वो हम बिजनेस अकाउंट के अंदर उस चीज को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी एक पर्सन कोई अपनी कंपनी में पैसा लगाता है तो कंपनी की एक लायबिलिटी बन जाती है, कंपनी का उधार बन जाता है कि जब भी कल को अगर कंपनी बंद होती है तो कंपनी मुझे वो सारे या फिर पार्टनर को या फिर प्रोप्राइटर को सारे पैसे वापस करेगी। इसलिए कंपनी का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा अगर कोई पर्सन कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फिर पर्सन को या फिर कंपनी को प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट भी मुझे देगी। लेकिन अगर मैं कोई ड्राइंग करता हूं तो उस सिचुएशन में आपकी जो बिजनेस है वो डेबिट हो जाएगा। आपके जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आपकी ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, क्योंकि फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ना, अगर हमने कंपनी से ड्राइंग करी तो हमें उनकी पेमेंट वापस करनी है कंपनी को। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंटिटी या फिर सेपरेट बिजनेस एंटिटी कहता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ऐसा कहा जाता है कानून की नजर में भी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी कि आप और आपके बिजनेस बिल्कुल सेपरेट है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट। अब मनी मेजरमेंट क्या होता है ये चीज देखो ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से समझाऊंगा। इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी कोई चीज जिसको आप मार्केट में बेचने जा रहे हो और उसके बदले में पैसा मिल सकता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने 20 रुपए में खरीदा है, तो इसको अगर मैं बेचने जाऊंगा तो हो सकता है 20 रुपए में बिक जाए, हो सकता है कितने चाहे 1 पैसे में बिके, लेकिन पैसे में तो बिक रहा है ना, कुछ अमाउंट तो है ना इसका जिसका बदले में मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, तो सिर्फ उन चीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। अब आपको क्या ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो पैसों से रिलेटेड नहीं है? कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है बताओ? चलो नहीं याद आ रही ना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आपने देखा एक बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को खुश करने के लिए आपने कुछ अजीब 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 सी शक्लें बना दी ताकि वो खुश हो जाए, और वो खुश भी हो गया, तो वो जो एक मूवमेंट है, वो एक जो मूवमेंट है ना, उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो उसकी ट्रांजेक्शन आप उसमें थोड़ी ना करोगे दैट आज मैंने इस बच्चे को हंसाया, अकाउंट डेबिट टू, और वो बच्चा हंस गया, वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना करूंगा। हाँ, अगर मैंने पेन खरीदे तो करूंगा पेन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे थोड़ी करूंगा आज मैंने उस बच्चे को हंसाया डेबिट अकाउंट डेबिट टू, वो बच्चा खुश हो गया अकाउंट, नहीं ना, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो इन सिचुएशन में आप क्या करोगे, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप पैसों के बदले तोल सकते हो, जिसकी कीमत आप लगा सकते हो किसी चीज के लिए, मतलब पैसों के बदले में जो चीज तोली जा सकती है, बेची जा सकती है पैसों के बदले, राइट। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रांजैक्शन, आप सिर्फ उन ट्रांजैक्शन या उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, जिनको आप पैसे के बदले में तोल सकते हो। ठीक है, किसके अंदर? बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? ये एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। नहीं पढ़ी मेरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो तो जल्दी से जाके पढ़ लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है बहुत। ठीक है ना, स्टेटिंग डिफरेंटली, अगर दूसरी तरीके से बोलूं ना तो मनी कॉमन डिनोमिनेटर है इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मनी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी, अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात करें कि यार हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, यही तो पता लगाने के लिए कि हमें कितना पैसों का फायदा हो रहा है, कितने पैसों का नुकसान, तो हम वही चीजें तो लिखेंगे ना जो पैसों से रिलेटेड हो, तो यही होती है। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे के प्रिंसिपल। तो अब हम बात करते हैं जल्दी से आगे के प्रिंसिपल की जो हमने अभी डिस्कस करने हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना। अब देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आप सबने समझा होगा, अगर आपने नहीं समझा तो मैंने अभी लास्ट वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में समझाया था, नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या फिर गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है दैट आपका बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप उसे चलाना चाहोगे। आप कोई भी बिजनेस इस इंटेंशन से नहीं चला रहे, इस सोच से नहीं चला रहे कि जल्दी से जल्दी उस बिजनेस को खत्म कर दो, एंड कर दो, 6 महीने तक बिजनेस चलेगा या 1 साल तक बिजनेस चलेगा उसके बाद आप बंद कर दो। नहीं, जब तक आपके अंदर बिजनेस चलाने का हिम्मत है या जब तक आपके पास रिसोर्सेज है तब तक आप बिजनेस बहुत आराम से बेफिक्र होकर चला सकते, चाहे वो 50 साल चले चाहे 100 साल। अब सपोज करो आपका बिजनेस चलता है 50 साल, सपोज कर लिया आप सभी ने, नहीं करा तो जल्दी से कर लो सपोज, ठीक है, क्योंकि सपोज करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, सपोज करो आपका बिजनेस चल रहा है 50 साल तक चलेगा या उससे भी ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो मेरी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, या मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ कि आपके फादर की मान लो एक शॉप है, मान लो क्या होगी कोई ना कोई शॉप तो, या कोई ना कोई डे टू डे एक्टिविटी कर रहे होंगे आप सबके पेरेंट्स या फिर फादर को या मदर कोई ना कोई। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो जब भी अपनी दुकान को बंद करते हैं, दुकान बंद करने से पहले वो ये चेक करते हैं कि आपके फादर को या आपकी मदर को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है डेली बेसिस पर।
कि अब कब देखते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन कब, जब दुकान को बंद कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है बिजनेस के अंदर होता है, जब हम अपने बिजनेस को बंद करने जा रहे होते हैं, पूरी तरीके से बंद कर रहे होते हैं, हम तब देखते हैं कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है और हमारी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब इससे एक प्रॉब्लम, अब जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं वो क्या 50 साल के बाद 50 साल तक वेट करेंगे कि आपकी कंपनी में कि 50 साल कब गुजरेंगे, कब आपकी कंपनी में लोग आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ जब उन्हें पता चलेगा कि आप जब कंपनी बंद होने वाले तो इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है वो कैसे जाएगा, 50 साल बाद दोगे आप टैक्स, क्योंकि 50 साल बाद तो आपकी कंपनी बंद होगी ना, क्योंकि आपको तो खुद को नहीं पता। 50 साल तो मैंने एक एवरेज लिया है, जबकि बिजनेसमैन को तो पता भी नहीं होता हमारा बिजनेस कब तक चलेगा, कम टाइम तक या उससे भी ज्यादा टाइम तक। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, प्रॉफिट या लॉस पता लगाने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन पता लगाने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग का प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये कहता है कि आप एक काम करो, आप 50 साल तक मत रुको, आप 100 साल तक मत रुको, आप एक काम करो, आप अपने बिजनेस की जो लाइफ है, बिजनेस की जो जिंदगी है, उसको कुछ टुकड़ों में बांट दो। आप अपने बिजनेस की लाइफ को क्या करो, कुछ पीरियड्स के अंदर बांट दो, और वो हर एक टुकड़ा, वो हर एक पीरियड आपका 1 साल का होगा। मैं फिर से बताता हूं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने बिजनेस की लाइफ को कुछ टुकड़ों में बांट दो, यानी कि कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तोड़ दो। ठीक है, और वो हर पीरियड आपका पूरा 1 साल का होगा, जो कि स्टार्ट कब होगा, स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल से, हर साल 1 अप्रैल से हर साल स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा, 31 मार्च तक, और हर साल की 31 मार्च उसकी आखिरी डेट होगी। जैसे आपके फादर क्या करते हैं, रोज सुबह आते हैं, सुबह उनकी दुकान खोलने की टाइम क्या होता है 8 बजे, और शाम को कब बंद करते हैं, शाम को बंद करते हैं आपके फादर आपकी शॉप, या फिर आपकी मदर अपनी शॉप कब बंद करते हैं, 9 बजे। तो 8 बजे खोल रहे हैं अपनी दुकान, यानी कि 1 अप्रैल, और बंद कब कर रहे हैं, 9 बजे रात के, यानी कि 31 मार्च। तो आपके फादर रोज चेक करते हैं, लेकिन बिजनेस में भी देखा जाए रोज होता है, लेकिन वहां 50 साल रुकने की जरूरत नहीं है और 10 साल रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप हमारे फादर भी करते हैं, इतने साल कौन रुकेगा, इसी वजह रोज देख लो कितने पास पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, हम हर साल प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। अब भाई अगर हम मान लो 50 साल के बाद अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, क्या फायदा तब तक, कौन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, कौन क्रेडिटर हमें लोन देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हो, आप हर साल प्रॉफिट या लॉस दिखाते, इससे फायदा क्या होता है, इससे पता चलता है आपको बस कितना फायदा कितना नुकसान आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस कितना है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इससे ये सब बातें पता चलती है, किससे पता चलती है, जब आप हर साल अपनी कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। और हर साल आपका शुरू कौन सी तारीख को होता है, 1 अप्रैल, और खत्म कब होता है, 31 मार्च। आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है, अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है, और अकाउंटिंग ईयर आपको पूरे 1 साल का होता है। ठीक है, अब तो फिर ये क्या कह रहा है कि आपने कुछ टुकड़ों में बांट दिया, अब टुकड़ों में बांटने के बाद आपने क्या करा, उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, उससे बेनिफिट क्या निकला कि जितने भी इन्वेस्टर उन्हें पता चलेगा कि हर साल आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस में जा रही है, क्रेडिटर्स आपको लोन देंगे, बैंक आपको लोन दे सकते हैं, बैंक आपके पास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास हर साल इन्फॉर्मेशन जा रही है, जिस वजह से हम अपने टैक्स भी अच्छे से फुल एंड फाइनल अच्छे से पे कर पा रहे हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि अपने बिजनेस की लाइफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, हर साल आपकी जो कंपनी के अकाउंटिंग यूजर्स हैं, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, उन सबके पास एक इन्फॉर्मेशन जाती रही आपकी कंपनी के बारे में। ठीक है, इससे ये होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ये कहता है। ठीक है, पीरियड मतलब जो 1 साल का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब डिस्क्लोज करना मतलब जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को रिवील करना, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, ये होता है आपका डिस्क्लोज। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी कंपनी की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स तक पहुंचाना, दैट इज फुल डिस्क्लोजर, पूरी इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो रिपोर्टिंग है वो बिल्कुल ही अच्छे से और इस तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को समझ आ जाए, आपको डिस्क्लोज करनी है, आपको लोगों को शो करनी है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन को या उस रिपोर्ट को आपको कंप्लीट रिपोर्ट को या कंप्लीट इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक डिस्क्लोज करना है, और इस तरीके से डिस्क्लोज करना है कि वो अंडरस्टैंडेबल रहे, यानी कि वो लोगों को समझ आ सके। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। मतलब एक कंपनी की इकोनॉमिक अफेयर्स, कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज है,
ठीक है, जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो यूजर्स तक पहुंचाना, दैट इज योर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या आता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचाओ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिनका कोई मतलब है। ठीक है, हमने कोई पेन खरीदा है तो ये मटेरियल नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल ही मटेरियलिटी प्रिंसिपल है, जिसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को, या अगर आप अच्छे से चीजों की अच्छे से इन्फॉर्मेशन को अच्छे से डिस्क्लोज करते हो, अच्छे से लोगों को प्रोवाइड कराते हो, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि लोग आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ पाएंगे, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, आपकी कंपनी की तरफ। ठीक है, और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे भाई आपकी इस बार लो टर्नओवर क्यों है, उसका रीजन बताओ, डिस्क्लोज करो, इन्फॉर्मेशन को रिवील करो, इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालो लोगों के सामने कि इस बार आपकी कंपनी का टर्नओवर ज्यादा कैसे आया, या इस बार आपकी कंपनी का टर्नओवर यानी कि सेल्स कम कैसे हुई, नुकसान कैसे हो गया, प्रॉफिट इतना अच्छा कैसे आ गया। हर चीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करानी है। ओके, सो आई होप आपको ये वाले जो मैंने 4 प्रिंसिपल समझाए वो समझ आए होंगे। 5वां भी समझा देता, बट वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे। ओके, और आप भी सब बोर हो जाओगे वरना ज्यादा लंबी चली गई तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने 4 प्रिंसिपल पढ़े, कल हम और 4 प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, राइट। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको आज की क्या पहले की भी अगर आपने देखी हो तो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कर देना, ताकि मैं भी आपके साथ साथ और मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं, जैसे कंपनीज हर यूजर्स को कराती है। ठीक है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां मैं आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो @HarshSharma YT5 @HarshSharma YT5 पर अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं जरूर आप सभी का मैसेज देख लूंगा, बट मैसेज जरूर करना ताकि आपको पता चले वीडियो कैसी है। ठीक है, सो आज की वीडियो हमारे लिए बस आज यहीं तक थी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू।